क्लास में ये जो बच्चा सोया है इसका नाम है टोजो राइकी। और सभी लोग इसको पीछे से कह रहे होते हैं कि हे तुम उठ जाओ, प्रोफेसर तुम्हें बुला रहे हैं। तुम सच में एक नंबर के लूजर हो क्या? तुम क्लास में भी सोते रहते हो। और अचानक से मेन कैरेक्टर की नींद खुलती है। वो उठते ही रियलाइज करता है कि वो अभी तक जिंदा है और उसको यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। सामने से प्रोफेसर कहता है कि सभी बच्चे शांत हो जाओ। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के लिए सच में बहुत ज़्यादा सिंपैथी है कि तुम्हारी फैमिली में ऐसा एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तुम्हारे जैसा। और प्रोफेसर इसको बहुत कुछ सुना रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर का तो ध्यान इस पे होता ही नहीं है। वो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पे रिकॉग्नेट हुआ हूँ, और वो भी उस बच्चे की बॉडी में जिसका नाम है टोजो रैकी। मेन कैरेक्टर में बताता है कि इस रीइंकार्नेशन से पहले मेरा नाम था ये ट्यानजी, और मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पिनैकल था। मैंने हर टाइप की एल्केमी और आर्टिफैक्ट फोर्जिंग या जितनी भी चीज़ें होती है उन सभी को मास्टर कर रखा था। और लगभग 5,000 साल की कल्टीवेशन के बाद मैं हेवन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। और लगभग 3,000 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस के बाद मैं ऐसी स्टेज पे आ गया था कि मैं इमोर्टल गेट पर पहुंचने वाला था। लेकिन उस वक्त पर मुझे मेरे खुद के कंपेनियंस ने बिट्रे कर दिया। उन्होंने मुझे धोखा दिया और पीठ पीछे मुझे मार दिया। और जो मुझे सबसे ज़्यादा बिट्रेयल मिला वो अपनी खुद की फैमिली से मिला। मेरे खुद के लोगों ने मुझे बिट्रे किया। मैंने एक बार एक एम्परर की जान बचाई थी, और उसके बाद से जो उसकी डॉटर थी उसको मैं अपनी फैमिली की तरह समझता था। लेकिन वो इतने समय तक सिर्फ रिवेंज का वेट करती रही, और लास्ट में उसी ने मुझे धोखा दे दिया। वो मरने से पहले उस लड़की को बोलता है कि मैं पूरे जीवन फैमिलियल लव की खोज करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली मेरी खुद की फैमिली ने ही मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या इतनी आसानी से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मैं मरने के साथ साथ तुम जैसे ट्रेटर्स को भी अपने साथ ले जाऊंगा। और मरते मरते मेन कैरेक्टर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मोड से ख़त्म कर देता है, और अपने मरने के साथ साथ जिस लड़की ने उसे मारा था और जो पूरा का पूरा डिमोनिक पाथ था उसने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। प्रेजेंट सीन में मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैंने बहुत डेस्परेटली विश किया था कि काश मुझे जीने को मिल जाए। तो अब क्योंकि मुझे ये चांस मिला है तो मैं इस बॉडी का बहुत अच्छा यूज़ करूँगा। मैं इस बॉडी के अंदर जो बच्चा था उसने जो ह्यूमिलेशन सफ़र किया है, और साथ ही साथ मेरे जो पास्ट लाइफ के ग्रजेज हैं उन सभी को साथ में सेटल करूँगा। इवन दो ये जो बॉडी है ये बॉडी एक फूल की बॉडी है, मतलब जो इस बॉडी का पुराना ओनर था वो कोई ऐसा खास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फील कर सकता हूँ कि इसने क्या क्या ह्यूमिलेशन सही है। वो कहता है कि इस बॉडी में किसी ने एक पॉइजन निडल को इम्प्लांट किया है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेन है ये कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की ओर जा रहा है, और मुझे जल्द से जल्द इसको क्योर करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जिसने भी ये मेथड का यूज़ किया है ये सच में बहुत क्रूअल मेथड है, और जो इसका कल्प्रिट है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये जो पॉइजनस निडल है, ये पॉइजनस निडल इस बॉडी की जान भी ले सकती थी, लेकिन क्योंकि इस बॉडी में मेरा रीइंकार्नेशन हो गया तो ये बॉडी बच गई, और मुझे जल्द से जल्द इस पॉइजन नीडल को रिमूव करना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से उठते हुए कहता है कि क्योंकि मैंने इस बॉडी को बोरो कर रखा है तो मैं किसी को भी इस बॉडी को र्यून नहीं करने दूंगा, और साथ ही साथ मैं इसका फुल पोटेंशियल में यूज़ करूंगा। आगे से प्रोफेसर बोलता है कि हे, क्लास अभी भी चल रही है तो तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है? एक ऐसा आदमी जो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो वो मेरे सामने ऐसे बात करेगा? मैं एक समय पे सेक्ट मास्टर था, काउंटलेस डिसाइपल्स का, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे ऑर्डर दे सकें, तो आखिर मैं यहाँ पे इनके ऑर्डर क्यों मानूं? और वो उस क्लास से बाहर जाने लग जाता है और बोलता है कि आज से ये बॉडी प्राउडली जिएगी। आज से मैं ये ट्यानजी नहीं हूँ, बल्कि आज से मैं हूँ टोजो राइकी। प्रोफेसर उसको रोक रहा होता है कि रुक जाओ, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसके बिना सुने हुए क्लास से बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है और कहता है कि ओ, तो मैंने देखा कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे बिल्कुल भी कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लाइफ जीते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी मेंटल पावर की मदद से इस बॉडी की जितनी भी पास्ट मेमोरीज थी उनको तो गैदर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करना। स्पिरिचुअल एनर्जी फाउंडेशन है कल्टीवेशन की, और इसके बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ये जो वर्ल्ड है ये मेरे को बहुत सूखा सूखा लगता है। और स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने से पहले मुझे सबसे पहले जो ब्रेन में ये पॉइजन निडल है इसको निकालना पड़ेगा।
और हम देखते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में आ जाता है, जहाँ पे हॉस्टल वगैरह होते हैं। और वो रूम में आ जाता है और बोलता है कि मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी मुझे इंटरफेयर ना करे, क्योंकि पॉइजन निडल निकालने में थोड़ा वक्त तो मुझे लगेगा। वो बोलता है कि इस बॉडी की जितनी मेमोरी मुझे याद है, उस मेमोरी के अकॉर्डिंग इस रूम में टोटल 4 लोग रहते हैं, और उनमें से 2 तो अभी क्लास में ही होंगे, और एक बंदा बहुत रेयरली ही डॉर्मेट्री में वापस आता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है क्लासेस एंड होने से पहले अपना काम निपटाने का, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है। वो बोलता है कि मैं बेड में बैठ के ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा जो टेक्निक में परफॉर्म करने वाला हूँ, तो मुझे ज़मीन पे बैठ के करना पड़ेगा। वो कह रहा होता है कि जिस भी कल्प्रिट ने ये किया है, वो एग्जैक्टली जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो इस बच्चे को एक इडियट बनाना चाहता था दुनिया के सामने। वो इंश्योर करना चाहता था कि जो पॉइजनस निडल है वो उसको मारे ना इमिडिएटली, बल्कि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को ख़त्म कर दें। और उसने ऐसी जगहों पर इसको इम्प्लांट किया है कि सिटी स्कैन भी इसका पता नहीं लगा सकता। और फिर उसके बाद वो अपनी टेक्निक परफॉर्म करने बैठ जाता है, और कोई तो टेक्निक का यूज़ करता रहता है और बोलता है कि मुझे इसकी मदद से इस निडल को निकालना पड़ेगा। वो कह रहा होता है कि जिसने भी ये हाल किया है इस बच्चे की बॉडी का, मैं उसको पर्सनली पकड़ूंगा और उसको मार डालूंगा। मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो कभी भी आगे से ये सब कुछ नहीं कर दे पाएगा। और हम देखते हैं कि फाइनली वो इतनी प्रेशर में अपनी टेक्निक का यूज़ करता है कि उसकी बॉडी से वो निडल बाहर निकल जाती है। और वो बोलता है कि ये निडल बहुत सालों से इस बॉडी के अंदर थी, और अभी इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो गई है मेरे इसको करने में कि अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची। और ऐसा कहते कहते वो वहीं पे बेहोश सा हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ, और कहता है कि मुझे एक मामूली सी टेक्निक परफॉर्म करने पर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ गया। सच में मेरी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। हम देखते हैं कि बेड में उसके सामने एक लड़की होती है, और वो लड़की उससे बोलती है कि बिग ब्रदर, फाइनली आप उठ गए, शुक्र है। वहाँ पे डॉक्टर आता है और डॉक्टर बताता है कि ये मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और कोई मेजर इशू इस पे है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, ये एकदम ठीक हो जाएगा। उसकी सिस्टर पूछती है कि तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है ना, कहीं आपको कोई और टेस्ट वगैरह ना करने हो। डॉक्टर बोलता है सब कुछ एकदम ठीक है, तुम डिस्चार्ज प्रोसेस किसी भी टाइम ठीक करो और उसको घर ले जाओ। और फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि शुक्र है आपका, और वो थोड़ा थोड़ा रोने लग जाती है। मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि बहुत लंबा समय हो गया कि कोई व्यक्ति मेरे साथ इतना ज़्यादा अफेक्शन शो कर रहा है। सच में बहुत समय बाद मैं ऐसा देखता हूँ। अपनी पास्ट लाइफ में जब मैं ये टियांजी था, तो उस समय पर कल्टीवेशन एकमात्र जरिया था जिसकी वजह से मैं जिंदा रह पाया। वही था मेरी लाइफ की ओनली होप। लेकिन उसके अलावा मैंने 1000 ईयर्स तक ऐसी कोई फीलिंग नहीं देखी, ऐसा कोई फैमिलियल लव नहीं देखा। लेकिन इस प्रेजेंट लाइफ में, इस बॉडी में मुझे वो पूरा का पूरा अफेक्शन मिल रहा है। हमें पता चलता है कि ये जो करंट बॉडी होती है टोजो की, इस बॉडी में ये जो लड़की है इसका नाम है हाजुकी। इसका पूरा नाम है हाजुकी कासुमी, और ये डॉटर है प्रोटैगनिस्ट के फोस्टर पेरेंट्स की। मतलब ये जो फैमिली में अभी प्रोटैगनिस्ट रहता है, ये इसकी एक्चुअल फैमिली नहीं है। ये कहता है कि शुरुआत से ही मुझे सब ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और जो मेरे रियल पेरेंट्स थे, द मोमेंट मेरा ब्रेन उन पॉइजन निडल्स से अफेक्ट होने लग गया, तो उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया एक किसी रैंडम फैमिली को, और तब से मैं इन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ। मेरी एक्चुअल पेरेंट्स ने मुझे अबेंडन कर दिया, और मेरे फोस्टर पेरेंट्स भी बहुत बेकार हैं। लेकिन सिर्फ एक यही कासुमी है जो कि मुझे बहुत प्रोटेक्ट करती है, मुझे बहुत अफेक्शन देती है। और वो उसकी तरफ को देखकर मन ही मन में कह रहा होता है कि भले ही आज से रियल टोजो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा उसकी जगह। वो उसके पास आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं कितना ज़्यादा वरी हो गई थी। टोजो उससे बोलता है कि चिंता मत करो इडियट, देखो अब मैं एकदम कम्प्लीटली ठीक हो चुका हूँ। वो बोलती है कि बिग ब्रदर, तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हो, तुम्हारी आईज ऐसा लग रहा है कि दोबारा से अलाइव हो चुकी हैं। क्या तुम सडनली स्मार्ट हो गए हो क्या? तो जो बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, मैं थोड़ा सा वाइजर हो गया हूँ पहले से। और वो बोलता है कि जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया था, मैं उनमें से एक सिंगल व्यक्ति को भी एस्केप नहीं करने दूंगा, मैं सभी को मजा चखाऊंगा। अब उसके बाद सीन ड्रॉप होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये है ओकिनामी सिटी की कोसा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोटैगनिस्ट पढ़ता है। और आज के दिन प्रोटैगनिस्ट एकदम अलग ही लग रहा होता है पूरी यूनिवर्सिटी में।
सभी लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं कि क्या ये वही है? आखिर ये इतना ज़्यादा खाना कैसे खा रहा है? क्या ये वही टोजो नहीं है जो कि एक नंबर का इडियट है? आखिर ये पिग जैसा इंसान इतना ज़्यादा क्यों खा रहा है? मैंने ये सुना था कि ये एक दिन पहले डॉर्मेट्री में कोलैप्स हो गया था। वही टोजो अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है जो कि मुझे मारना चाहता है या मेरा यूज़ करना चाहता है। तो इसीलिए मुझे सबसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करना है। वो लाइब्रेरी में आ जाता है और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा होता है। उसने बहुत सारी बुक्स फैलाई होती है अपनी टेबल पे और बोलता है कि ये जो करंट वर्ल्ड है यहाँ पे बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और मेरा जो ओल्ड कल्टीवेशन मेथड था वो इनफ नहीं होगा कि मैं उस हद तक खुद को दोबारा राइज करूं जैसा मैं पहले था। वही पीछे से सभी लोग इसको देखकर कहते हैं कि आखिर ये टोजो आज लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? ज़रूर ये मांगा बुक्स पढ़ने आया होगा। ये अपने दिमाग को पूरी तरीके से ख़राब करके ही मानेगा। कहीं ये दूसरों की अटेंशन लेने के लिए तो यहाँ पे नहीं आया है। और सभी लोग ऐसे ही आलतू फालतू बातें इसके पीठ पीछे कर रहे होते हैं। लेकिन टोजो उनकी बातों पे ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। वो अपनी बुक्स पढ़ते हुए कहता है कि मुझे मेडिकल हर्ब्स की नीड लेनी पड़ेगी। उसी की वजह से मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल हर्ब्स और एलिक्सर हैं वो तो इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड की चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ की चीज़ों का ही सहारा लेना पड़ेगा। वो पूरे दिन भर यही रिसर्च कर रहा होता है कि आखिर वो कैसे और ज़्यादा एनर्जी गेन करें। रात के वक्त पे हम देखते हैं कि वो डॉर्मेट्री में अपनी कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है कि ये जो बॉडी है ये अभी इतनी टेरिबल स्थिति में है कि इस बॉडी के स्पिरिचुअल पाथवेज कंप्लीटली ब्लॉक हो चुके हैं। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को फोर्स करवाना पड़ रहा है ताकि वो रिमेनिंग टॉक्सिन्स को भरें और वो धीरे धीरे अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को गैदर कर रहा होता है एक जगह पे। और ये होती है उसकी फर्स्ट स्टेज ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग। वो कहता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, लेकिन ये अभी सिर्फ फर्स्ट लेयर है। और कहता है कि इसकी वजह से मैंने ह्यूमन सेंसेस को तो सरपास कर दिया है। अब मैं चाहे मेरे 100 मीटर के रेडियस में छोटा सा भी कोई मोमेंट क्यों ना हो, मैं उसे भी परसीव कर सकता हूँ। अब हम उतने में देखते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। पीछे से उसका एक रूममेट आता है और बोलता है कि हे, मुझे ऐसे डराओ मत। आखिर तुम आधी रात को डॉर्मेट्री की बालकनी में ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सुसाइड करने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो? और पीछे से दूसरा बंदा भी बोलता है कि चुपचाप बेड में चले जाओ, हमारी कल क्लास है, हमें सोने दो। टोजो कह रहा होता है कि हाँ क्या मैंने इतनी ज़्यादा नॉइस करी? और वो बंदा कहता है कि चुपचाप सो जाओ। टोजो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि अभी मुझे किसी को भी ये पता नहीं लगने देना है कि मैंने अपना माइंड क्लियर अप कर लिया है। वो किसी भी तरीके से मास्टरमाइंड तक ये खबर जा सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन यहाँ पे किसकी साइड है। तभी अचानक से उसका रूममेट कहता है कि क्या तुमने अपने हेयर लुक को चेंज करवा दिया? तुम सच में ऑसम लग रहे हो। टोजो मन ही मन में कहता है कि कासुमी ने ये हेयर स्टाइल मेरे लिए फिक्स किया है। फिर उसका रूममेट कहता है कि तुम स्टिल मेरा कंपटीशन नहीं कर सकते हो। अब जाओ थोड़ी सी नींद ले लो, अगर ऐसी बालकनी में बैठे रहोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और टोजो अपने मन ही मन में कहता है कि लगता है जो राइकी के रूममेट्स हैं वो उसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, तो इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टिल मैं दूसरों की काइंडनेस पर रिलाई नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी पास्ट लाइफ की कल्टीवेशन रेलम तक पहुँचना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे उन सभी लोगों को बचा पाऊँ जिनकी मैं केयर करता हूँ। अभी मेरा आगे बहुत लंबा रास्ता है। अब सीन ड्रॉप होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन वुमेन डॉर्मेट्री का। जो टोजो की सिस्टर होती है वो सुबह सुबह टोजो से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि ब्रदर तुम तो सच में अमेजिंग हो, तुम अब धीरे धीरे स्मार्ट भी होते जा रहे हो। उसकी जो रूममेट है वो कहती है कि कासुमी तुम थोड़ी हैप्पी लग रही हो, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई क्रश मिल गया क्या? वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो ब्रदर है वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे वापस आ रहा है। वो कहती है कि क्या, तुम्हारा ब्रदर? कासुमी बोलती है कि हाँ, उसके बारे में जितने भी र्यूमर्स थे वो सब के सब लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा ब्रदर कितना अमेजिंग है और वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। अब अचानक से जो उसकी फ्रेंड है वो उसे अपने फ़ोन में कुछ दिखाती है और बोलती है कि ये देखो, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करी है कि तुम्हारा ब्रदर फील्ड में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है और कमेंट्स में लोग इसे मॉक कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रेजेंट सीन में कि टोजो ग्राउंड में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है और आसपास सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये खुद को कोई मार्शल आर्ट्स का मास्टर समझ रहा है क्या? वहीं टोजो कह रहा होता है कि जो ट्रू ड्रैगन फिस्ट है वो एक बेसिक मार्शल आर्ट है
लेकिन ये अभी के लिए मेरे लिए परफेक्ट है। मैं इसे अपनी पास्ट लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ तो मैंने सारी एकदम टेक्निक्स को मास्टर कर रखा था। लेकिन यहाँ मेरा स्टेमिना क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो मुझे ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। अब वो ऐसे प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। तो जो उससे गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम पहले से एकदम डिफरेंट लग रहे हो। तो जो मनी मन में कहता है कि ये अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है, मैं चाहता नहीं था कि मैं यहाँ पे किसी से भी उलझूं। अब वो बंदा एकदम गुस्से में टोजो से कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरा नाम है सोटोमू हायाशिडा और तुम मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, और इसी के साथ साथ तुम कासुमी से भी दूर रहा करो अपने खुद के भले के लिए। तुम्हारा जैसा एक इडियट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है कि तुम उसके रास्ते में आओ। अगर तुम उसके साथ रहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है। टोजो कह रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में सारे के सारे सेक्ट मास्टर्स मेरे सामने झुका करते थे, वो मेरे सामने नील डाउन होते थे। लेकिन कितना आयरॉनिक है कि यहाँ पे एक मेयर मॉर्टल आदमी मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है, और टोजो उससे बोलता है कि कासुमे मेरी सिस्टर है, तो वो चूज़ करेगी कि उसके आसपास कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो तुम यह बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। वो बंदा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम उससे अलग नहीं रहोगे। टोजो बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो बंदा एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब कुछ कहने की। तो जो अपने मन ही मन में कहता है कि मेरे टियानजी सेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझता था, या फिर जो मेरे सामने हरकतें करते थे, लेकिन उनको भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट दे देता था। लेकिन मेरे सामने ये जो बंदा खड़ा है, ये बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि मैं इसे ज़रा भी अटेंशन दूँ। वो सामने वाला बंदा अपने टोजो की तरफ को उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब तुम्हारी कभी हिम्मत नहीं होगी मुझसे फाइट करने की। तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है ना, तो आओ मेरे साथ फाइट करो। और टोजो कहता है कि इसे तो सच में कोई भी मैनर्स और कोई भी डिग्निटी नहीं है। मेरी प्रीवियस लाइफ में जब मैं सेक्ट मास्टर था, तो उस समय पे एम्परर्स भी मुझसे एकदम रिस्पेक्ट से बात किया करते थे। लेकिन आज बहुत लंबे समय बाद एक नॉर्मल इंसान मेरे ऊपर डायरेक्ट पंच मार रहा है। सच में अब ये इसका ज़्यादा हो रहा है। और टोजो इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और वो अपनी ट्रू ड्रैगन फिस्ट की फर्स्ट स्टांस यूज़ करता है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है, और उस बंदे को सीधा ज़मीन पे दे मारता है। आसपास खड़े सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये अभी अभी क्या हुआ। हायाशीडा जो कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, उसको इस टोजो ने कैसे मारा। टोजो अपने मन मन में कहता है कि एक मेयर मॉडल मुझ जैसे कल्टीवेटर को चैलेंज करेगा, इसे इसकी औकात पता होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि मेरा जो अभी कल्टीवेशन का पाथ है वो बहुत लंबा है। अभी मैंने सिर्फ क्यूआई कंडेंसेशन सीखा है, उसके बाद मुझे फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट करनी है, गोल्डन कोर तक पहुंचना है, नेसेंट सोल, उसके बाद सोल फॉर्मेशन, और फाइनली ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग। ये बहुत लंबा स्टेज है और अभी मेरे लिए मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मुझे और भी टेक्निक्स को इवॉल्व करना पड़ेगा। वही हम देखते हैं कि हायाशीडा के पास कुछ लोग आ गए होते हैं और बोलते हैं कि हे क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। एक बंदा बोलता है कि ये टोजो ये एक नंबर का इडियट है, आखिर इसने तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर लिया। हायाशीडा बोलता है कि मैं एक बार इन्फर्मरी चले जाऊंगा, उसके बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। टोजो बहुत तगड़ा वाला ग्लेयर इस बंदे को देता है और इससे कुछ बोलता तक नहीं है। और टोजो की इस घूरने से ये बंदा इतना डर जाता है और कहता है कि ये बंदा आखिर एक इडियट कैसे हो सकता है। और वो टोजो से पूछता है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और ये बंदा बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। टोजो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कासुमी का ब्रदर हूँ। वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ज़रूर कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि ये मेरे पास आया और इसने मुझसे फ़ाइट करी। और वो उससे बोलता है कि तुम इतने स्टूपिड नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता हो कि क्या सही और क्या गलत। और वो उससे बोलता है कि मुझे रियलिटी बताओ कि आखिर क्या रीज़न है। वो बंदा उसे बताता है कि मुझे यूज़ किया गया था। हिरोकी मिनामी जो कि बिजनेस मैनेजमेंट से है, उसने मेरा यूज़ किया था और उसी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊं और आके तुमसे फाइट करूं। अब उतने में हम देखते हैं कि उसको पीछे से एक आवाज़ आती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी सिस्टर आ गई होती है और वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
टोजो बोलता है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्यों आई और सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और फिर वो उस बंदे की तरफ को देखती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें हज़ारों बार बता दिया है कि मैं तुमसे हेट करती हूँ, तो तुम क्यों आखिर मेरे पीछे पड़ गए। और तुमने अगर दोबारा कभी मेरे ब्रदर से कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। और वो बंदा वहाँ से जाने लग जाता है और जाते जाते कह रहा होता है कि तुम क्या, मैं खुद ही आज से कभी इससे कभी टकराऊंगा तक नहीं। अब उसके बाद जो उसकी सिस्टर है वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलाती हूँ, इसका नाम है रूना। और रूना बताती है कि मेरा नाम है रूना फुरुया, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। टोजो उसे देखकर कहता है कि ये एक यिन फिजिक है, इसकी बॉडी में जो मेरिडियंस है वो ब्लॉक हैं। ये ब्यूटीफुल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि इसकी फिजिक बहुत ऐसे कुछ तो दिक्कत है इसकी फिजिक में, मतलब जो कि टोजो समझ जाता है। टोजो कहता है कि अगर मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की पावर होती तो मैं शायद इसे बचा भी सकता था, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब टोजो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि खैर, ये सिर्फ एक मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, तो मुझे इस मैटर में इतना डीपली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अभी बहुत सारे काम है यहाँ पे करने को। सबसे पहले मुझे हिरोकी मिनामी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही वो पर्सन है जो कि उस बंदे से कनेक्टेड है जिसने कि मेरी बॉडी में ये पॉइजन निडल्स डाली हैं। अगर आगे मेरे पास टाइम मिला तो मैं इसका जो यिन फिजिक का इशू है उसको कभी आगे जाके रिजॉल्व कर दूंगा। और फिर वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि ये बताओ कि बिजनेस मैनेजमेंट बिल्डिंग कहाँ पे है। वो उसको बताती है कि वो राइट साइड में ब्राउन बिल्डिंग है वहीं पे। और वो पूछती है कि आखिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो जो बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे बस उस बिल्डिंग का टूर करने का मन कर रहा है। और वो अपने मन ही मन में कहता है कि जो भी एक एक बंदा इन चीज़ों में इन्वॉल्व है जो कि मुझे परेशान करना चाहता है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सबको मज़ा चखाऊंगा। और उसको देखते हुए उसकी सिस्टर कह रही होती है कि राय की, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल गए हो। अब उसके बाद हमें दिखाई जाती है बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बिल्डिंग। और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में हायाशीडा को मार दिया उसने, और क्या अब वो हॉस्पिटल में है। दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्या कि टोजो ने उसको मार दिया। क्या टोजो अभी तक सिर्फ डम होने की एक्टिंग कर रहा था इतने टाइम तक। एक बंदा बोलता है कि चलो शुक्र है कि मिनामी ने हायाशीडा को भेजा उस बंदे को टेस्ट करने के लिए। अब अचानक से एक बंदा बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था कि जो टोजो फैमिली है वो उस बच्चे का यूज़ कर रही है कुछ ना कुछ प्लॉट करने के लिए। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हीरो की मिनामी होता है। वो गुस्से में बोलता है कि मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, मैं अपने खुद के हाथों से उस टोजो को क्रश कर दूंगा। मैं मिनामी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव ये वादा करता हूँ कि वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी में अपना नाम बना लूँ। सभी लोग मुझे जानेंगे हिरोकी मिनामी के नाम से। और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि वो इडियट या वो स्ट्रे डॉग मेरे साथ क्या करेगा। वो सिर्फ एक बग है जिसको मैं किसी भी टाइम मार गिरा सकता हूँ। ये सब बातें कह ही रहा होता है, उतने में ही टोजो उस जगह पे आ जाता है। उस जगह पे टीचर भी मौजूद होता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है और तुम मुझे कोई रजिस्टर्ड तो नहीं लग रहे हो इस कोर्स के लिए, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन टोजो बोलता है कि हिरोकी मिनामी कौन है। उस क्लास की कुछ लड़कियां बोल रही होती हैं कि आखिर ये कौन है, ये हमारे डिपार्टमेंट का तो नहीं है, लेकिन ये सच में एक नंबर का औसम लग रहा है। दूसरी लड़की बोलती है कि ये तो वही इडियट टोजो है। वहीं जो मिनामी होता है वो देखकर बोलता है कि ये सच में आ गया, अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिनामी का एक लड़का बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मिनामी से फाइट करने आए हो, इडियट, तुम्हें सबसे पहले हमसे डील करनी पड़ेगी। और वो इसकी तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टोजो उनके अटैक्स देखकर बोलता है कि ये कितने ज़्यादा स्लो हैं, मैं बहुत इजीली इनके अटैक्स को रीड कर पा रहा हूँ। और टोजो उनको एक पंच में ही सुला देता है और बोलता है कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, हिरोकी मिनामी को मेरे सामने लाओ कि आखिर वो कौन है। जब टोजो ने मिनामी के आदमी को मारा होता है सभी लोग ये देखकर कहते हैं कि क्या ये सच में वही टोजो राइकी है जो कि एक नंबर का इडियट है। आखिर इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई कि इसने एक ही अटैक में इनको मार गिराया। एक बंदा कहता है कि मिनामी कोई इजी आदमी नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फैमिली से बिलोंग करता है
और उसके पीछे बहुत पावरफुल बैकिंग है। साथ ही साथ उसकी खुद की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी एक अनदर लेवल पे है। टोजो भले ही कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन मिनामी के अगेंस्ट उसका कोई भी चांस नहीं है। अब मिनामी बोलता है कि तो तुम सच में इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे। हाँ, मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। और वो एकदम गुस्से में बोलता है कि मेरा नाम मिनामी हिरोकी है। और वो टोजो के सामने आ जाता है। वहीं पे जो टीचर होता है वो भी रोक रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो यंग मैन, और आखिर तुम इस क्लासरूम में क्या करना चाहते हो। लेकिन जो उसका ये होता है, मिनामी होता है, ये बोलता है कि प्रोफेसर ज़्यादा गुस्सा मत हो, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मिनामी बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या करने आए हो। टोजो बोलता है कि तुम्हें मज़ा चखाने। और वो कहता है कि अगर तुम मेरे सामने बहुत इजीली कन्फेस कर लो कि तुमने मुझे क्यों टारगेट किया, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। और तुम मुझे ये भी बता दो कि आखिर किसने तुम्हें ये करने को ऑर्डर दिया था, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ईजी रहूँगा। मिनामी बोलता है कि तुम ऐसे पहले आदमी हो जिसने इतने रूडली मुझसे बात करी। अब तुम्हें यहाँ पे इसकी सज़ा तो मिल के रहेगी। और वो टोजो की तरफ को पंच करता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। टोजो कह रहा होता है कि ये प्योरली फोर्स पे रिलाई कर रहा है, इसके पास कोई खास टेक्निक नहीं है। और टोजो बड़े प्यार से उसके हाथ को रोक लेता है। मिनामी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इसने कैसे मेरे अटैक को रोक लिया, ये इम्पॉसिबल है। वो कहता रहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को फ्री नहीं कर पा रहा हूँ। टोजो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और वो मिनामी को इतनी तेज़ लात मारता है कि वो क्लासरूम के दूसरे कोने में जाके पड़ता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर मिनामी कैसे मारा गया। वहीं जो टीचर होता है वो कहता है कि मैं इसको यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करूँगा, क्लास में आखिर ऐसी चीज़ें कैसे चल रही हैं। वहीं क्लास के बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं। टोजो ने मिनामी को मार गिराया, आखिर ये कैसे हो पा रहा है। और मिनामी ज़रूर शांत नहीं बैठेगा, वो इसका बदला लेगा। जो पूरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो भी मिनामी की फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं, और टोजो को इससे बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या कहीं इसीलिए तो नहीं कि वो टोजो फैमिली का पार्ट है। टोजो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने ये चीज़ करने के लिए ऑर्डर दिया था, है ना। वो बंदा कहता है कि तुम आखिर क्या करने की सोच रहे हो। टोजो बोलता है कि अगर आगे से तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो तो डायरेक्टली मेरे पास आना, किसी आलतू फालतू लोगों को मत भेजना, और ना ही मेरी फैमिली में से किसी को भी उसमें ड्रैग करना। और ऐसा कहते हुए वो उसको और मारने लग जाता है। और हम देखते हैं कि मिनामी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि जो टोजो है उसने उसके सारे के सारे आर्म्स को डिसलोकेट कर दिया होता है। और टोजो कहता है कि क्या तुम और कुछ करना चाहते हो। मिनामी कहता है कि नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ, और मैं आगे से बिल्कुल भी टोजो फैमिली से मतलब नहीं रखूँगा। टोजो उससे भूलता है कि टोजो फैमिली नहीं, हाजुकी फैमिली, मैं हाजुकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। हाजुकी मतलब वही उसकी बहन की फैमिली जहाँ पे वो अभी रहता है। और वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ, चाहे कोई भी फैमिली हो, मैं उनके आसपास बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। और टोजो उठता हुआ बोलता है कि गुड। जैसे ही टोजो वहाँ से चला जाता है तो वो अपने बंदों से कहता है कि आखिर तुम लोग देख क्या रहे हो, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ। और उसके बंदे बोलते हैं यस बॉस। वहीं प्रोफेसर कहता है कि आखिर ये इतना डिसग्रेसफुल पर्सन कौन था जिसने कि डे लाइट में अकेडमी के वॉयलेंस करी है। वो कहता है कि मैं इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी पनिशमेंट इशू करवाऊंगा। इस स्टूडेंट का नाम क्या था। और बच्चे उसे बताते हैं कि इसका नाम था टोजो राइकी, और वो आजकल कैंपस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सीन यहीं पे ड्रॉप होता है और अगले सीन में हम कासुमी की क्लासरूम का सीन देखते हैं। उसकी एक फ्रेंड उससे बोलती है कि कासुमी, क्या तुमने स्कूल की साइट देखी, तुम्हारा ब्रदर एक ह्यूज ट्रबल में है। वो उसको दिखाती है कि वहाँ पे टोजो और मिनामी की फ़ाइट की वीडियो अपलोड हुई होती है, और सभी लोग लिख रहे होते हैं कि आखिर ये फ़ाइट कितनी क्रेजी हुई है। वो बोलती है कि वाओ बिग ब्रदर कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं। उसकी फ्रेंड तभी बोलती है कि लेकिन ये चीज़ मत भूलो कि उसने जिसके साथ फाइट करी है वो बंदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फैमिली से आता है। तुम्हारा भाई बहुत सीरियस मैटर में ड्रैग हो सकता है। कासुमी बोलती है कि हाँ, मैं आगे से उसको ध्यान रखने के लिए कहूँगी, और कहूँगी कि केयरफुल रहना। अब हम लोग देखते हैं कि एक नोटिस आ गया होता है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट टोजो राइकी को एक पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि उसने कैंपस में बहुत सारे ऑर्डर्स को वायलेट किया है और उसने यहाँ पे वायलेंस करी है, तो इसीलिए उसको डिसिप्लिनरी एक्शन में डाल दिया गया है। लेकिन टोजो बोलता है कि यूनिवर्सिटी की पनिशमेंट मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। उसको एक कॉल आता है उसके सिस्टर का, और वो उससे बोलती है कि ब्रदर आखिर तुम कहाँ हो। वो कहता है कि तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से सुन सकता हूँ।
वो कहती है कि आखिर तुम मुझे बताओगे इस बारे में कि आखिर तुमने ये क्या किया है। क्या तुम मिनामी को जानते हो कि वो किस तरह का बंदा है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। वो ज़रूर तुम्हारे अगेंस्ट रिटेलिएशन करेगा। तो जो बोलता है कि जब वो चीज़ होगी मैं तब भी उसे किसी ना किसी तरीके से डील कर लूँगा। तो जो अपने मन ही मन में कहता है कि मेरे 5000 ईयर्स की कल्टिवेटिंग इमॉर्टेलिटी में मैंने बहुत सारी बैटल्स को ओवरकम किया है, बहुत सारी बैटल झेली हैं। तो आखिर इतनी छोटी सी मुसीबत मेरे लिए क्या ही कर लेगी। उसकी सिस्टर उससे बोल रही होती है कि तुम्हें थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, कैंपस में थोड़ा सा शांत रहो। और उसका ब्रदर बोलता है कि तुम मेरी ज़्यादा चिंता मत करो। वो कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग बनने वाला हूँ। और इतना कहते हुए वो उसका फ़ोन कट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे मनामी होता है और उसकी फैमिली भी वहाँ पे आ गई होती है जो कि बहुत गुस्से में होती है। वो शायद इसकी मदर है जो कि कह रही होती है कि ये अनबिलीवेबल है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने हीरो की फैमिली की अगेंस्ट वायलेंस यूज़ करी। क्या वो मरना चाहता है। मिनामी बोलती है कि मदर, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस मैटर को फादर और ओल्डर ब्रदर से शांत रखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना रिवेंज खुद से लूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस ह्यूमिलेशन के लिए पे करें और उसको रिग्रेट हो। ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, नहीं तो यूनिवर्सिटी में मुझे सब लोग ताने मारेंगे। मैं खुद से ये सब करूँगा। वहीं दूसरे सीन में टोजो कह रहा होता है कि भले ही वो लोग मेरे सामने कुछ भी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ। ये बॉडी अभी के वक्त पे बहुत ज़्यादा वीक है और मुझे बहुत जल्द से जल्द इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये टाइम है कि मैं अपने प्लान के साथ आगे बढ़ूं। और वो एक गाड़ी रोकता है और बोलता है कि मुझे नियरेस्ट हर्बल मेडिसिन शॉप पे लेके चलो। वो कहता है कि मुझे अब एलिक्सर्स को रिफाइन करना है ताकि मैं खुद को अवेकन कर सकूं, और इसके लिए मैं मेडिकल हर्ब्स का सहारा लूँगा और कैसे ना कैसे करके उनको अपने काम में लाऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है हमें मेडिकल स्टोर का सीन, जहाँ पे टोजो ने इन लोगों को बताया होता है कि मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। और वो सभी लोग उन सभी दवाइयों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो मेडिकल स्टोर वाला सोच रहा होता है कि ये बंदा इतनी सारी दवाइयों को खरीद रहा है, वो भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, क्या ये कोई प्रोफेशनल है। वहीं टोजो उन लोगों को पैसे दे देता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारे जितने का भी हिसाब हुआ। और फिर उसके बाद वो सारी दवाइयाँ लेके बाहर को आ जाता है। वो कह रहा होता है मन ही मन में कि इन सभी पिल्स को रिफाइन करके मैं अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करूंगा और ये ऑलमोस्ट मेरा 1-2 महीने का काम तो चल ही जाएगा। लेकिन खैर इतनी सारी दवाइयाँ खरीदने की वजह से अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। वो कहता है कि मुझे एक शांत जगह चाहिए जहाँ पे मैं इस पूरी प्रोसेस को अंजाम दे सकूँ, यहाँ पे पूरी रिफाइनमेंट वाली प्रोसेस को निपटा सकूँ। लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि मैं कोई रूम को रेंट कर सकूँ। तभी उतने में ही हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वहाँ पे कासुमी आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टोजो उससे बोलता है कि कासुमी, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कैंपस से बाहर मत जाना। और आखिर तुम्हारे पास ये फार्मेसी बैग क्या कर रहा है, क्या तुमने इस जगह को लूटा है। टोजो उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम एकदम करेक्ट टाइम पे आई हो। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो, मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है। मुझे एक रूम रेंट करना है ताकि मैं इन सारी हर्ब्स को प्रोसेस कर सकूं। कासुमी बोलती है कि अभी तो मेरे पास सिर्फ 20,000 येन है, क्या इतना इनफ है। टोजो बोलता है कि नहीं, इतने से तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। कासुमी मन ही मन में सोचती है कि फर्स्ट टाइम मेरा ब्रदर मुझसे पैसे मांग रहा है और मेरे पास ये है भी नहीं। तभी उसकी जो फ्रेंड उसके साथ आई होती है वो कहती है कि मेरे पास अभी 80,000 येन है मेरे अकाउंट में, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा कार्ड यूज़ कर सकते हो। और वो उसको पिन भी बता देती है और बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही है। वहीं टोजो अपनी मनी मन में कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसकी यिन फिजिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी वजह से यिन एनर्जी इसकी पूरी की पूरी बोन्स में जा चुकी है। अगर किसी एक्सपर्ट ने जल्द से जल्द इंटरवीन नहीं किया तो ये कुछ समय में ही मर जाएगी। ये शायद 1 साल से ज़्यादा भी नहीं टिकने वाली है। और फिर टोजो उससे कार्ड लेते हुए कहता है कि थैंक यू, मैं 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। और वो बोलती है कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वहीं टोजो के जाने के बाद वो लड़की अपने मन ही मन में कह रही होती है कि आखिर मैंने इसके ऊपर इतना इजीली ट्रस्ट क्यों कर लिया। इसके अंदर से पता नहीं एक ऐसा ऑरा रेडिएट हो रहा था जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर बिलीव हो गया। अब उसके बाद टोजो कह रहा होता है कि मुझ जैसे कल्टीवेटर के लिए इतनी अमाउंट ऑफ मनी भी कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन वो जो लड़की है
उसके पास सिर्फ यही सब कुछ था। 80,000 येन उसके सारे के सारे पैसे हैं, उसके लिए बहुत मैटर करते हैं। वो कहता है कि ओरिजिनली मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी के भी साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ना हूँ, लेकिन अब क्योंकि उसका मेरे ऊपर कर्जा है, तो इसीलिए ऐसा मैं सपोज करता हूँ कि ये एक फेट ही है कि अब मुझे उसका वो कर्ज रीपे करना पड़ेगा। वो कहता है कि एक प्योर जो यन फिजिक होती है उसको मेरिडियंस की वजह से ब्लॉक हो जाता है, और कोई भी इजीली उसको मतलब नहीं क्योर कर सकता है। लेकिन अब मैं उसकी उस यन फिजिक को ठीक करके रहूँगा, मैं उस डेप्थ को रीपे करूँगा, और मैं ये इंश्योर करूँगा कि वो लड़की एक लॉन्ग लाइफ जिए। और उसके बाद हमारा सीन ड्रॉप होता है और हम देखते हैं कि टोजो एक जगह पे आया होता है। यहाँ पे एक लेडी उसे कह रही होती है कि ये रूम 12,000 येन का है। वो कहती है कि ये 2 मंथ डिपॉजिट है, और इनिशियल जो मूव इन कॉस्ट है वो तुम्हें टोटल 36,000 येन पड़ेगी। तो जो बोलता है कि अब मुझे बाकी की जो भी चीज़ चाहिए वो मैं खुद से ले लूँगा, और अभी सबसे जो मेरा अल्टीमेट एम है वो ये है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, और ये एक बहुत इजी वे हो सकता है जिससे मैं पैसे कमा सकूं। ये रूम भले ही थोड़ा सा बेकार कंडीशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना सेटअप वगैरह तैयार कर लेता है, रिफाइनमेंट की पूरी प्रोसेस शुरू कर देता है, और बोलता है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हैं इसमें से 3 वाइटल फैक्टर्स हैं जो कि मेरी रिफाइनमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी करेंगे। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती हैं रिफाइनमेंट की प्रोसेस में, जैसे कि जो हर्ब्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, रिफाइनमेंट के वक्त पे तुम्हारी हीट कंट्रोल कैसी है, और साथ ही साथ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ का एक्टिवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर एक हर्ब की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हमें उन प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग ट्रीटमेंट की वजह से एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे किसी को फायर में बर्न करके, किसी को वाटर में डिज़ोल्व करके, और किसी को न्यूट्रलाइज करके। वो कहता है कि एक जो वीक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है इस अर्थ में, उसके बेसिस पे मैं इन सब से कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे इतनी बिलीव है कि मेरी जो नॉलेज है उसकी मदद से मैं एक बिगनर लेवल एलिक्सर को तो मतलब एक ऐस टाइप के पिल को तो रेडी कर ही लूँगा, और इसको मुझे केयरफुली मतलब प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये मेरे लिए एकदम बच्चों का खेल है कि मैं जल्द से जल्द अपने रिफाइनमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करूँ। और वो ये सारी प्रोसेस कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसको उसके डोर से एक आवाज़ आती है। वो कहता है कि अब आखिर यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ गया, मैंने तो यहाँ पे कोई नॉइज़ भी नहीं करी और मैं बहुत शांति से यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, तो आखिर ये कौन है जो कि अब मुझे यहाँ पे ट्रबल देने आया है। और हम देखते हैं कि अचानक से दरवाज़ा खुलता है और कुछ गुंडे उस जगह पे आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, हम बहुत समय से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, फाइनली तुम हमें मिल गए। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ, ये वही बंदा है, मैं श्योर हूँ, जाओ जाके उसे दबोच लो। तो जो कहता है कि हाँ, मैं अपने क्रूशियल स्टेप पे बस जाने ही वाला था और तुम लोग यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। वो बोलता है कि सॉरी, लेकिन अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ खेलूं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये क्या कह रहा है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। टोजो उन दोनों बंदों को मुंह से पकड़ता है और उन्हें इतनी तेज जाके पीछे फेंकता है कि वो बंदे बहुत दूर जाके पड़ते हैं। टोजो कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिया यहाँ आने का, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो जो तीसरा बंदा होता है यहाँ पे जो कि इनका लीडर होता है इन दोनों का, वो कहता है कि तुमने हिरोकी को मारा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर स्किल्स तो हैं, लेकिन मैं उन सभी से एकदम डिफरेंट लीग में हूँ, तो तुम मेरे ऊपर ही बच्चों वाले खेल नहीं खेल सकते हो। और वो आते ही बहुत तेज का धक्का मारता है टोजो को, और टोजो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वो कह रहा होता है कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन है थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी की, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ कल्टिवेटर्स हैं। वो बंदा बोलता है कि तुमने मेरी एल्बो स्ट्राइक को इतनी इजीली ले लिया, सच में तुम बहुत ज़्यादा टफ हो। अब तभी वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टोजो को रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और ना ही ये कोई कल्टिवेटर है, इसके अंदर पूरी की पूरी फिजिकल एनर्जी है। इसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है फिजिकल एनर्जी से कि इसकी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है। वो कहता है कि मैंने शायद इस वर्ल्ड के लोगों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया। अगर मेरी मेमोरीज करेक्ट हैं तो ये जो प्रैक्टिस का यूज़ कर रहा है उसे मार्शल आर्ट कहते हैं, और ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। खैर, ये कुछ भी यूज़ कर रहा हो, इसकी जो भी टेक्निक हो, ये हमारे कल्टीवेशन से तो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है अभी भी। इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा वास्टली एक्सीड होती है, लेकिन सिर्फ एक ऑर्डिनरी फॉर्म में।
हमारी तरह इमॉर्टल फॉर्म में नहीं। अभी जो बंदा होता है ये इससे टोजो से कहता है कि तुम्हारे पास ये जो पॉट है, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तभी तुम इसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो। और वो एक बहुत तेज़ की लात उस पॉट पे मारता है और वो उसका पूरा इंग्रेडिएंट गिरा देता है। टोजो बहुत गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये अपने मतलब प्रोसेस फिनिश होने की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो बंदा टोजो के ऊपर और ज़्यादा अटैक करता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम किसी चीज़ को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होगा। अब तुम्हें कैसा लगा? और वो टोजो को बहुत पीछे जाके गिराता है। अब हम देखते हैं कि टोजो के हाथ में एक पिल होती है जो कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट रिफाइनमेंट के प्रोसेस तक जा चुकी होती है। वो कहता है कि मैं चाहता था कि मैं इसे थोड़ी देर और बॉईल करूं, लेकिन खैर अब क्योंकि तुमने मेरी प्रोसेस बिगाड़ ही दी है तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। और वो उस पिल को खाते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें यूज़ करूंगा अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए, मेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ कंडेंसेशन की पावर, इसको मैं तुम्हारे ऊपर यूज़ करूंगा। वो बंदा अचानक से बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि इस बच्चे के ऊपर से आखिर इतना इंटेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर कैसे आ रहा है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये वही बंदा है जिससे मैं भी 1 मिनट पहले तक फाइट कर रहा था। अब टोजो उसकी तरफ को आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? वो बंदा भी बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टोजो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम इजीली इतना मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो? और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को मोड़ देता है और उसके हाथ से एकदम फ्रैक्चर की साउंड आती है। टोजो बोलता है कि सच में फर्स्ट स्टेज ऑफ कंडेंसेशन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं अपने अंदर से बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ क्यूआई फील कर पा रहा हूँ। वो बंदा पीछे से चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरे हाथ को क्या किया? वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक कॉलेज स्टूडेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो? और टोजो उसकी तरफ को कुछ तो पावर से यूज़ करता है और वो एक पावर की मदद से उसका गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे डिफाई करोगे? और वो उस बंदे को दीवार के सहारे अटका देता है। बोलता है कि अब मुझसे बात करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मेरे पीछे आने के लिए। अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। वो बंदा बहुत ज़्यादा खांसने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। तुम्हें मारने के लिए मुझे ऑर्डर दिया था हिरोकी मिनामी ने। उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं। प्लीज़ अब मुझे जाने दो, मैं आगे से बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वहीं टोजो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वो रिवेंज के लिए ज़रूर आएगा, और वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जल्दी रिवेंज के लिए आ गया। और वो कह रहा होता है कि मिनामी, मैं ज़रूर इंश्योर करूँगा कि तुम इसके लिए ज़रूर रीपे करोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जो बंदा होता है वो टोजो से कहता है कि मैंने तुम्हें सच बता दिया तो क्या अब तुम हमें जाने दोगे? टोजो बोलता है सिर्फ एक कंडीशन पे। वो बंदा बोलता है कि बताओ बताओ क्या कंडीशन है? वो कहता है कि तुमने मेरे रूम को एकदम ट्रैश कर दिया, तुमने यहाँ पे बहुत सारा डैमेज किया है, तो तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा, तुमने जितना भी नुकसान किया है। वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि सिर्फ पैसों में ये निपटा दे रहा है, और वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो अपने एक आदमी से बोलता है कि जल्दी से इस टोजो को पैसे ट्रांसफ़र करो। और हम देखते हैं कि उसने उन लोगों से 2 लाख येन रिसीव कर लिए होते हैं। बंदा बोलता है कि तो क्या अब हम जाएं? टोजो बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो तीनों के तीनों लोग दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते उनमें से एक बंदा बोलता है कि बॉस, क्या ये ठीक है? हिरोकी ने हमसे कहा था कि हम इस बंदे को ख़त्म करके आएं। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम पागल हो क्या? क्या तुम चाहते हो कि हम दोबारा जाएं वहाँ पे मरने के लिए? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हम अकेले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब उसके बाद ये सीन ड्रॉप हो जाता है और हम देखते हैं कि टोजो अकेला बैठा हुआ होता है और कहता है कि मैंने ओरिजिनली प्लान किया था कि मैं इस कंडेंसेशन प्रोसेस को थर्ड स्टेज तक लेके जाऊं, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं सिर्फ सेकंड स्टेज तक ही जा पाया, और अब मेरे पास ये सारी पिल्स बची हुई हैं। और वो उन सारी के सारी पिल्स को ले लेता है और बोलता है कि अगर मैंने सेकंड स्टेज को स्टेबलाइज नहीं किया जल्द से जल्द तो मैं दोबारा से सेकंड फर्स्ट स्टेज पे वापस आ जाऊंगा। और वो बैठकर उनको स्टेबलाइज करने लग जाता है। हम देखते हैं कि अचानक से उसके अंदर कोई पावर इनेबल होती है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे अपने आप को प्योरीफाई करने के बाद मैं अपने अंदर एक हिडन ब्लड लाइन को डिस्कवर करूँगा। ये तो सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी है।
और इस पावर का नाम होता है पर्पल डीमन आइज। ये यूज़र को अलाउ करती है कि वो किसी भी चीज़ की एसेंस को जान सकें और किसी भी नोमेना या फिनोमेना के ट्रू फॉर्म को अनकवर कर सकें। मतलब बेसिकली इस पावर की मदद से ये कुछ भी जान सकता है, कोई भी चीज़ कैसे काम करती है, किसके अंदर क्या चीज़ मतलब बसी हुई है, कुछ भी जान सकता है। और वो बोलता है कि ये एक ऐसी पावर है जो कि बहुत ज़्यादा सरपास कर सकती है किसी भी चीज़ को। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि इसकी ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। और वो बोलता है कि अभी मैं सिर्फ सेकंड स्टेज पर हूँ क्यूआई कंडेंसेशन के, तो मैं 1 मिनट से ज़्यादा भी इस पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी के वक्त में मैं स्टिल बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मुझे और ज़्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स खरीदने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मुझे इस स्ट्रेस्ड रूम को फिक्स करने की ज़रूरत है और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को ठीक करने की ज़रूरत है। ये वर्ल्ड सच में बहुत ज़्यादा हसल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तुम बिना पैसे के यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है और उस फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है। वो बेसिकली एक न्यूज़ देख रहा होता है, जिस न्यूज़ में उसे पता चलता है कि एक एंटिक मार्केट में एक आदमी ने एक बहुत पुरानी मिंग डायनेस्टी की वेस को डिस्कवर किया और उसकी वजह से उसने 200 मिलियन येन्स कमाए। और ये न्यूज़ सुन के ये बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि अब क्योंकि मेरे पास पर्पल डीमन आइज़ हैं, तो इनका यूज़ करके मैं भी कुछ ऐसी एंटिक चीज़ों को ढूंढ सकता हूँ। मैं अपना फॉर्चून बदल सकता हूँ। एंटिक मार्केट में मैं भी बहुत सारे ट्रेजर्स ढूंढ सकता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मुझे भी ये करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो उस एंटिक मार्केट में पहुँच जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। वो अपने पर्पल डीमन आइज को एक्टिवेट कर देता है। एक दुकानदार उससे बोलता है कि ये ब्रदर, ये एक जेन्युइन मिंग डायनेस्टी का आर्टिफैक्ट है और मैं तुम्हें इसे 6 लाख येन में दूंगा। वो अपनी पर्पल डीमन नाइस से देखता है कि वो फेक आर्टिफैक्ट है। वो बंदा बोलता है कि ये फेक है और तुम ऐसी चीप ट्रिक्स मेरे ऊपर मत आजमाओ, ठीक है। वो उस मार्केट में ऐसी सारी चीज़ों को एग्जामिन करने लग जाता है और बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था कि इस एंटिक मार्केट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फेक हैं। इसमें बहुत सारी फेक चीज़ें मिली हुई है और ये लोग सिर्फ यहाँ पे ऑडियंस का पागल बनाते हैं। वो जो पर्पल आइस को यूज़ कर रहा होता है, तो वो कहता है कि ये मेरा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटेन कर रहे हैं। मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा पावर मेरी जाती रहे। मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अब तभी वो देखता है कि डीमोनिक एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है और वो देखता है कि वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट होता है जिसमें उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की लंप दिख रही होती है। मतलब ये एक ओरिजिनल असली आर्टिफैक्ट है। वो जब उस शॉप की तरफ को आगे बढ़ता है तो अचानक से उसके पीछे से एक आदमी गुजरता है और उसको देखकर टोजो कहता है कि इसके अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स की एनर्जी सेंस हो रही है। ये एक आदमी मार्शल आर्टिस्ट है। वो बोलता है कि इस वर्ल्ड में तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब तब वो आगे को बढ़ने लग जाता है और वो दुकानदार उससे बोलता है कि हे बच्चे, वहाँ पे खड़े मत रहो और आओ मेरे साथ और मेरे साथ बार्गेन करो। टोजो बोलता है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अगर मैं सीधा उस शॉप पे जाके उस स्पेशियस आर्टिफैक्ट को उठा लाऊं तो सभी लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा शक करेंगे। तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर शक भी ना आए। टोजो शॉप पे जाता है और बोलता है कि मुझे इन सभी आइटम्स का इंडिविजुअल प्राइस बताओ। वो शॉपकीपर मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये बच्चा मुझे बहुत बड़ा इडियट लग रहा है, मैं इससे इजीली पैसे कमा सकता हूँ। वो बोलता है कि ये नेकलेस 20,000 येन का है, ये फोल्डिंग फैन 36,000 येन का है और ये आयरन 10,000 येन का है। टोजो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और टोजो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं इस फ़ैन में इंटरेस्टेड हूँ। टोजो बोलता है दुकानदार से कि मुझे ये फ़ैन बहुत ज़्यादा पसंद आया है और क्योंकि आप बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं कर रहे हैं तो मुझे ये आयरन आर्टिफैक्ट एकदम फ्री में दे दो। वो दुकानदार बोलता है कि हाँ बिल्कुल ले जाओ तुम। और वो अपने मन ही मन में कहता है कि हाँ, मुझे इसमें क्या नुकसान, मैंने तो वैसे भी इसे एक कंस्ट्रक्शन साइट से उठाया था। और टोजो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि वाओ, इस स्पिरिचुअल एनर्जी से जो कि इस आयरन आर्टिफैक्ट के अंदर है, मैं इससे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को गैदर कर सकता हूँ। और वो उसको 36,000 येन की पेमेंट देके निकल जाता है और बोलता है कि साथ ही साथ ये जो फोल्डिंग फ़ैन है ये भी एक वैल्यूएबल एंटिक तो है ही, मैं इसको रीसेल कर सकता हूँ और इससे 100 टाइम्स ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ जितना कि मैंने यहाँ पे किया है। अब वो इस मार्केट से निकल ही रहा होता है, तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है कि प्लीज़
प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, एक आदमी यहाँ पे गिर गया है, क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर है? और जब टोजो वहाँ पे पास जाता है तो हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है, और सभी लोग मतलब जो उसके आसपास होते हैं वो मदद की गुहार मांग रहे होते हैं। उसके पास में शायद उसका ग्रैंडसन होता है, क्योंकि बोल रहा होता है कि प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। हम देखते हैं कि उसके साथ में वो बंदा भी होता है जिसके अंदर से टोजो ने मार्शल एनर्जी को सस्पेक्ट किया होता है। अब तभी टोजो उस बंदे के पास आता है और वो देखता है कि ये जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है ये भी यहीं पे है। क्या ये लोग कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं? खैर, ये मेरे बिल्कुल भी बिजनेस का नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगा और अपना काम करूँगा। और वहाँ से निकलने लग जाता है। तभी वो पीछे से सुनता है कि प्लीज़ कोई मेरे ग्रैंडफादर को बचा लो, जिसने भी ये किया मैं उसे 2 मिलियन पे करूँगा। अब ये सुनते ही टोजो को लालच आ जाता है और बोलता है कि 2 मिलियन, अब मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं इन्हें मना करूं। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा उससे बोलता है कि प्लीज़ एम्बुलेंस को बुलाओ। वो बंदा बोलता है कि एम्बुलेंस आने में अभी भी 10 मिनट लगेंगे। और वो ग्रैंडसन चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांग रहा होता है। आसपास में सभी लोग कह रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर होता भी तो मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की कोई हेल्प कर पाता, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर मुझे बहुत सीरियस बीमारी वाले लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे चिंता में आ जाता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर, क्या यही आपका एंड है? अब तभी अचानक से वहाँ पे टोजो आता है और वो सभी को साइड करते हुए बोलता है कि हट जाओ सभी लोग, मुझे रास्ता दो। और वो आगे आके बोलता है कि मैं इन्हें बचा सकता हूँ। वो ग्रैंडसन कहता है कि क्या तुम डॉक्टर हो? टोजो बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं इन्हें बचा सकता हूँ। अब वो जो मार्शल आर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है कि हे बच्चे, यहाँ पे बकवास करना बंद करो। यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझे? तो कुछ ऐसी चीज़ मत करो जिसकी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सको। और तभी टोजो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि ये आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट मत करो, वरना बहुत कुछ हो सकता है। वो मार्शल आर्ट वाला बंदा एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया होता है कि टोजो ने जब उसका हाथ पकड़ा था तो उसके हाथ में बहुत इमेंस एनर्जी थी। और उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसा है। अब तभी टोजो उस ग्रैंडफादर से बोलता है कि आप सीधा बैठ जाइए। वो उसको सीधा बैठाता है। वो कहता है कि मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी सेकंड स्टेज कंडेंसेशन की है। वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन ये इतनी सफिशिएंट ज़रूर है कि इस आदमी की जो हार्ट की मेरिडियंस हैं इसको मैं रिस्टोर कर सकूं, मतलब बेसिकली उनमें जान डाल सके दोबारा। वो अपने हाथ में एनर्जी गैदर करता है और एक तेज का शॉट उसके पीछे मारता है उसकी पीठ पे। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वो बच्चा एकदम चिंता में बोलता है कि ग्रैंडफादर। वहीं पीछे जो मार्शल आर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है कि बास्टर्ड, आखिर तुमने उनके साथ ये क्या किया? और वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ को आगे बढ़ता है। तो जो उसके अटैक से बच जाता है। वो बंदा बोलता है कि क्या तुम भागने का ट्राई कर रहे हो? तो जो बोलता है कि ये तुम्हें मेरी फाइनल वार्निंग है, अपनी ये बचकानी हरकतें बंद कर दो। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या कर रहे हो? और टोजो सिर्फ एक फिंगर टिप से उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम्हारा बस हुआ। उतने में ही हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वापस होश में आ जाता है। उसका ग्रैंडसन बोलता है कि ग्रैंडफादर, आप वापस कॉन्शियस में आ गए। वो बंदा बोलता है बूढ़ा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, मेरी चेस्ट बहुत ज़्यादा रिलीफ है पहले से, और मैं बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पा रहा हूँ। और वो उस मार्शल आर्टिस्ट को रोकते हुए बोलता है कि यूसुके, रुक जाओ, इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो? अब वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसकी तरफ को आता है और बोलता है कि सुनो यंगस्टर, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारा डेप्ट कभी नहीं भूल सकता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है। तो जो बोलता है कि हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, यही मेरे लिए मैटर करता है। आसपास के सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये आदमी सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा है, क्या ये कोई खास आदमी है? टोजो उस ग्रैंडसन से बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम 2 मिलियन येन देने वाले हो, तो अब दो, मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान बचाई है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बूढ़ा आदमी यूसुके से बोलता है कि इसको इसके पैसे दे दो। वो बंदा अपने बैग से एक बहुत बड़ी मतलब नोटों की गड्ढे निकालता है और बोलता है कि लो, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, ये रहे तुम्हारे 2 मिलियन येन। और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, मैं भूल गया था कि तुम मेरे ग्रैंडफादर की जान बचा रहे हो। वहीं पब्लिक में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये इतना ज़्यादा कैश हाथ में लेके घूमते हैं, मैंने इतना पैसा तो अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और ये आदमी जिसने इसकी जान बचाई है, इसका तो जैकपॉट लग गया।
टोजो भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये लोग इस तरह की प्लेस में, जो कि एक क्राउडेड मार्केट है, यहाँ पे भी इतना ज़्यादा कैश लेके घूम रहे हैं, ये सच में बहुत रिच फैमिली वाले होंगे। और फिर टोजो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर आगे कभी मुलाकात हुई तो बढ़िया। लेकिन तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी उसको रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ। टोजो कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि मेरे अंदर एक क्रोनिक इलनेस है, जिसकी वजह से मुझे कभी भी ये रैंडमली अटैक्स आ जाते हैं, और इसका कोई क्योर भी नहीं है। जो हॉस्पिटल वाले हैं उसने इसको एक क्रोनिक हार्ट कंडीशन कह दिया है, और इसका कोई फंडामेंटल क्योर वो लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ डायग्नोसिस करते रहते हैं। हाउएवर, जो तुमने मुझे ट्रीटमेंट दिया उससे मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। इतना रिलीफ कि हॉस्पिटल वाले भी आज तक कभी ये नहीं कर पाए। तुम्हारा फर्स्ट एड सच में कमाल का था। क्या तुम इसको कैपेबल हो कंप्लीटली क्योर करने के लिए? क्या तुम इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो मेरे इस डिसीज़ को? तो जो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये मेरिडियंस की एजिंग की वजह से होता है, मतलब बेसिकली कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि स्ट्रक हो जाती हैं, और ये बहुत सारे सिम्टम हैं ऐसे क्यूआई और ब्लड स्टैग्नेशन के। टोजो कहता है कि मेरी जो स्किल्स हैं उसकी वजह से मैं इसको क्योर कर सकता हूँ कम्प्लीटली, मुझे कुछ एलिक्सर यूज़ करने की ज़रूरत है। और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसका ग्रैंडसन एकदम शॉक होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? इवन डॉक्टर्स तक ने ये कह दिया है कि इस करंट कंडीशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। टोजो कहता है कि भले डॉक्टर्स ये क्योर ना कर पाए, लेकिन मैं ये क्योर कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम आखिर इसके लिए कितने पैसे चार्ज करोगे? टोजो कहता है कि हर साल के 2 मिलियन, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगले 20 साल तक तुम जिंदा रहोगे बहुत आसानी से, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आसपास पे खड़े सभी लोग बोलते हैं कि 20 साल के, हर साल के 2 मिलियन, ये तो 40 मिलियन हो गए। सच में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो बूढ़ा आदमी हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा चीप है, इतना सस्ता। टोजो अपने मन ही मन में कहता है कि उसको ये अमाउंट भी चीप लग रहा है, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। वहीं वो बूढ़ा कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये सारा पैसा पे कर दूंगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा। तो अगर तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दोगे तो मैं तुम्हें सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूंगा कल तक। टोजो कहता है कि नहीं, मुझे कैश चाहिए, मैं बैंक ट्रांसफ़र नहीं चाहता हूँ। टोजो बोलता है कि कल हम लोग इसी जगह पे यहीं पे मिलेंगे दोबारा से, और तब तुम वो कैश ले आना, और मैं ऑन द स्पॉट तुम्हें ट्रीटमेंट दे दूंगा। और जाते जाते वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि ठीक है, पर क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और टोजो जाते जाते उसे बताता है कि मेरा नाम है टोजो। उस बूढ़े आदमी का पोता बोलता है कि ग्रैंडफादर, क्या आप श्योर हैं कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? 40 मिलियन एक मैसिव अमाउंट है, और हम ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तोशिया, तुमने क्या पहले नोटिस नहीं किया? उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वो इतनी ज़्यादा है कि वो यूसुके से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो बोलता है कि उसका ट्रीटमेंट भी एक बहुत लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट था, और ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। मेरी इस टर्बुलेंट लाइफ में मैंने आज तक कभी भी किसी भी बंदे को मिसजज नहीं किया है, तो मैं ये श्योर हूँ कि मैं इसे भी मिसजज नहीं कर रहा हूँ। वो कोई भी ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन ड्रॉप होता है, और हम अगले सीन में टोजो को देखते हैं, जो कि रास्ते में चलते चलते कह रहा होता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे 2 मिलियन कैश मिले, साथ ही साथ मुझे वो आयरन स्पिरिट वाला स्टोन भी मिला है। ये इसकी वजह से मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, और साथ ही साथ कल मुझे 40 मिलियन पैसे मिलने वाले हैं, जिसके बाद मेरी फंडिंग की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और रास्ते में चलते चलते टोजो को फील होता है कि उसे कोई लोग फॉलो कर रहे हैं। वो बोलता है कि ये 3 लोग हैं जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो अराउंड मेरे 30 मीटर पीछे हैं, और ये लोग बहुत समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं। टोजो उन्हें नोटिस कर लेता है और बोलता है कि कहीं इन लोगों को भी मिनामे ने तो नहीं भेजा है, या फिर कहीं ये उस ओल्ड मैन के आदमी तो नहीं है जिसको मैंने अभी क्योर किया, कि वो ये देखने के लिए मुझे फॉलो कर रहे हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। एंड बस यहीं पे ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब टोजो अचानक से रियलाइज करता है कि जो फुटस्टेप इसे आ रहे हैं, इसने फुटस्टेप पहले कहीं सुने हुए हैं, और वो समझ जाता है कि ये वही 3 लोग हैं जो कि दिन में इसके रूम में आए थे। वो जो लीडर होता है वो तो इस बार आया होता है, लेकिन वो अपने साथ 2 अलग लोगों को लाया होता है। वो उनसे बोलता है कि तुम लोग केयरफुल रहना, ये बंदा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। साथ वाला एक बंदा बोलता है कि तुम आखिर डरे हुए क्यों हो? तुम्हें पता है ना, हम तुमसे भी कई ज़्यादा ताकतवर हैं, तो शांत रहो। और दूसरा बंदा कहता है कि वैसे भी हम लोगों को इस बार इससे टक्कर थोड़ी लेनी है, हमें तो सिर्फ अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है।
अब वो क्या प्लान है वो आपको आगे पता चलेगा। टोजो आगे बढ़ता रहता है और वो इन लोगों को भनक नहीं लगने देता है कि उसने इन लोगों को देख लिया है, और वो कह रहा होता है कि मैं अब इनको मजा चखाऊंगा ताकि आगे से इनकी ऐसी करने की जरूरत ना हो। उतने में ही वो बंदे टोजो के सामने आ जाते हैं, और वो जो मेन बंदा होता है वो कहता है कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि मैं वापस से तुम्हारे सामने आऊंगा। टोजो बोलता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और टोजो एकदम गुस्से में कह रहा होता है कि कुछ लूजर्स ऐसे होते हैं जो कि दोबारा वापस आते हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। और टोजो का इतना गुस्सा देखकर उस बंदे की भी फटने लग जाती है। वो गुंडा अपने साथ वाले बंदों से कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, और वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और एक बंदा कहता है कि अब तो मैं तुम्हें मार के ही दम लूंगा। टोजो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि भले ही ये लोग नॉर्मल लोगों से स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी मैच के नहीं है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि क्यूआई रिफाइनमेंट की सेकंड लेयर को रीच कर चुका हूँ। तो ये इनको क्या लग रहा है ये मेरे सामने टिकेंगे? ये दोनों अगर साथ में मिलके भी मुझे मारे तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि टोजो इनकी अटैक से बचता है और कहता है कि क्या हो सकता है आखिर एग्जैक्टली इनका गोल। आखिर ये दोबारा मेरे पास क्यों आए हैं सिर्फ और सिर्फ पिटने के लिए। और वो बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं कि टोजो ने बड़े प्यार से इनके अटैक से डॉज कर लिया। और टोजो पीछे मुड़ते पलक झपकते ही सीधा पाम इन दोनों के पेट पे मारता है, मतलब हाथ से अटैक करता है, सो पूरा ऑरा इकट्ठा करके एक ही जगह पे। और ये दोनों इतना पीछे जाके पड़ते हैं कि इनकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। वो तीसरा बंदा इनका लीडर टोजो के पीछे से चाकू लेते हुए आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन टोजो बोलता है कि अब मुझे इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। वो अपनी दो उंगलियों के बीच में उसके नाइफ को रोक लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार जिंदा वापस जाने दिया था। वो बंदे की एकदम फट जाती है और बोलता है कि आखिर तुम क्या प्लान करना चाह रहे हो। और टोजो एकदम से एक लात उसके मुंह पे मारता है और वो बंदा भी सीधा जमीन पे जाके गिरता है। टोजो उससे पूछता है कि आखिर मिनामी ने तुम्हें कितना पे किया ये सब करने के लिए? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे अब तुम्हारी एकदम पॉइंटलेस डेथ होने वाली है, तुम क्यों खाली मेरे पास मरने आए? लेकिन वो जो बंदा पीछे गिरा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है इस बार तुम जीत गए हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। टोजो बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? और उतने में ही हम देखते हैं कि वहां पे पुलिस के सायरन्स बजने लग जाते हैं और टोजो को हर तरफ से पुलिस ने घेर लिया होता है। एक पुलिस वाला गाड़ी से उतरते हुए बोलता है कि यहाँ से कोई भी हिलना मत, और वो टोजो से जमीन पे बैठने के लिए बोलता है। टोजो अपने मन ही मन में कहता है कि मैं अभी सिर्फ सेकंड लेयर पे हूँ क्यूआई रिफाइनमेंट के, और इस लेवल पर मैं अभी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, और इसी वजह से इन पुलिस वालों से लड़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बेटर रहेगा कि मैं इनके साथ कॉपरेट करूं। वो पुलिस वाले बोलते हैं कि हिलना मत और चुपचाप से अपने हाथ ऊपर कर दो। टोजो को मन ही मन में शक तो हो रहा होता है कि ये पुलिस वाले इतनी परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे आए हैं, कहीं इसके पीछे भी मिनामी का हाथ तो नहीं है। और उतने में ही वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुम यहाँ पे ग्रुप फाइटिंग कर रहे थे, और क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये चाकू भी है इसका मतलब तुमने वेपन का यूज़ किया है। टोजो से बोलता है कि नहीं, पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मैंने सिर्फ खुद को डिफेंड किया है। ये वेपन्स मेरे नहीं है बल्कि इन लोगों के हैं जो कि मुझे मारने आए थे। पुलिस वाला कहता है कि तो आखिर तुम इन्हें अपने हाथ में लेकर क्या कर रहे हो? अब बहाने बनाना बंद करो, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस है और हम इसी के बेसिस पे तुम्हें अरेस्ट करते हैं। और वो अपने बाकी ऑफिसर्स को कहता है कि इसको गाड़ी में डालो, बाकी की हम सारी इन्वेस्टिगेशन स्टेशन में करेंगे। और जाते जाते वो जो बंदा होता है वो टोजो के मुंह पे आता है और उससे बोलता है कि हाँ फाइनली तुम्हारा गेम खत्म हुआ। और ऐसा बोलते बोलते वहां से टोजो को ले जाते हैं। हम देखते हैं कि टोजो जब कार में बैठ जाता है तो वो पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर ये किस टाइप का स्टंट था, मुझे बताओ कि आखिर इसके पीछे कौन है। वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तुम ही वो हो जिसने कि ये सब कुछ किया है, तुम्हें पता है ना तुमने किसको गुस्सा दिलाया है। और उसके बाद टोजो समझ जाता है और उससे बोलता है कि तो इसके पीछे हीरो की मिनामी है। पुलिस वाला बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, वो मिनामी फैमिली का बंदा है और तुम टोजो फैमिली के एक डिस्कार्डेड चाइल्ड हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मिनामी फैमिली से पंगा लिया सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे पास थोड़ी सी फाइटिंग स्किल्स है? तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वो कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइजेशन होना चाहिए। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि ट्रू पावर के आप सामने कैसे बिहेव करते हैं। तुम उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हो। टोजो को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मिनामी, मैं तुम्हें इसका भी डबल पे करूंगा इसके लिए।
तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, देख लेना। हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल में मिनामी के पास उसका आदमी आता है और वो उसको पूछता है कि तो सब कुछ कैसा रहा। वो बंदा बताता है कि टोजो को हमने अरेस्ट करवा दिया है और सब कुछ हमारे एकदम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। और मिनामी बहुत इविल वाली स्माइल करता है और कहता है कि सारी की सारी इंटेरोगेशंस को स्किप करके उसको सीधा प्रिजन में डालो। मुझे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। प्रिजन के अंदर मेरे आदमी उसका वेट कर रहे हैं। मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आखिर वो समझे कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसने मुझसे पंगा लेके गलत कर दिया। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जेल का, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग, मतलब गुंडे ही होंगे ऑफ कोर्स, वो लोग जेल के अंदर बैठ के बहुत एवेल वाला हंस रहे होते हैं। अब वहीं हम पुलिस कार का सीन देखते हैं। तो जो एक पुलिस वाले से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि अगर तुम लोग मुझे अरेस्ट करना ही चाहते हो तो मुझे बस 2 दिन का टाइम दे दो। वो पुलिस वाला बोलता है कि बच्चे, तुम पता भी है तुम्हें कि तुम क्या बात कर रहे हो? तुम किस सिचुएशन में हो अभी? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मिस्टर मेनामी ये सब कुछ होने देंगे? टोजो बोलता है कि तुम अगर अपनी जॉब पर रहना चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर रहेगा। अगर तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर किया तो तुम अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करोगे, देख लेना। और टोजो इतनी डरावनी साउंड में ये सारी चीज़ें बोलता है कि थोड़ा थोड़ा तो पुलिस वाले भी डरने लग जाते हैं। और वो एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक ऑर्फेन हो जिसको कि टोजो फैमिली ने पिक किया है। वो पुलिस वाले का जो जूनियर होता है वो कहता है कि कैप्टन, क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से बात कर रहा है इसके पीछे कोई सच में अच्छी बैकिंग होगी? वो पुलिस वाला बोलता है कि चुपचाप अपना मुंह बंद रखो इडियट। मिस्टर मिनामी, हम उनके अंडर काम करते हैं और उनसे बड़ी पावर यहाँ किसी के भी पास नहीं है, तो चुपचाप अपनी जॉब पे ध्यान दो। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो का सीन, मतलब बेसिकली पुलिस स्टेशन का सीन। हम देखते हैं कि वहाँ पे टोजो को कार से बाहर निकाल रहे होते हैं और उसके सामने एक आदमी होता है। वो पुलिस वाला उस आदमी से बोलता है कि वार्डन, हमने टोजो राइकी को पकड़ लिया है और फाइनली ये हमारी हिरासत में है। और ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है वार्डन, ये इन सभी का सीनियर है। और वो इन सभी को बोलता है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है, सारा का सारा पेपर वर्क हो चुका है और इसको सीधा सेल नंबर 137 में फेंक दो। टोजो उस वार्डन से बोलता है कि तुम एक इनोसेंट पर्सन को फेक चार्जेस में फ्रेम कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि अगर ये चीज़ पब्लिक में जाएगी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तुम्हें क्या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। वो वार्डन एकदम गुस्से में बोलता है कि क्या पब्लिक में? क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब कुछ कर पाओगे? मैंने जो कह दिया वही यहीं का रूल होता है, तो इसीलिए तुम सिर्फ एक मामूली से कॉलेज ब्रैट हो, हमसे पंगा लेने की बिल्कुल भी मत सोचना। और वो पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि इसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ इसके पास से ले लो, ध्यान रहे किसी भी टाइप की कोई भी हरकत ना कर पाए, इसका ध्यान रखना। और फिर पुलिस वाला बोलता है कि सेल 137 पूरी तरीके से पैक है, जिसमें कि सारे के सारे वॉयलेंट क्रिमिनल्स हैं और ये बच्चे को भी हम वहीं भेज रहे हैं। अब सच में इसे मज़ा आ जाएगा, इसे पता चलेगा कि इसने क्या किया है। दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो और इसको सीधा सीधा वहाँ ले जाओ, हमें वार्डन के ऑर्डर को मानना है। और उसके बाद टोजो सोच रहा होता है कि भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं कि प्रिजन नंबर 137 137, ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ तो वियर्ड ज़रूर होगा, तभी ये लोग मुझे उस केस में डालने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं कि वो लोग सेल नंबर 137 में पहुंच जाते हैं और पुलिस वाला बोलता है कि आज से तुमने यहीं रहना है, यहाँ अंदर तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स मिलेंगे, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने का ट्राई करना। तुमने बिल्कुल भी ट्रबल करने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वो टोजो को जेल के अंदर डाल देते हैं। हम देखते हैं कि जेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि टोजो का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि फाइनली वो बंदा आ गया जिसको कि मिस्टर मिनामी ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम इसका ध्यान रखें। ये वही बंदा है और मिनामी के कहने पर अब हम इसकी पूरी तरीके से खातिरदारी करने वाले हैं। एक दूसरा बंदा जो वहाँ पे होता है, जो कि इन सभी का बॉस लग रहा है, ये कहता है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको यहाँ के रूल सिखाओ कि आखिर इस प्रिजन के क्या रूल हैं। और वो अपने बाकी के कैदियों को वो ऑर्डर दे रहा होता है। तो जो अपने मन ही मन में कह रहा होता है, अच्छा तो इन लोगों को मिनामी ने ब्राइब दी है कि ये लोग जेल में मुझे परेशान करें, इंटरेस्टिंग। और टोजो उन सभी से थोड़ा सा दूरी बना रहा होता है। उतने में एक बंदा पीछे से टोजो के पीछे आता है और बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि स्कारफेस ने क्या कहा? स्कारफेस बेसिकली इनका लीडर होता है, जो कि अभी मैंने आपको 2 सेकंड पहले दिखाया था। और टोजो एकदम गुस्से में इस बंदे से बोलता है कि मुझसे दूर हटो।
ये बंदा पहले तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, फिर बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आखिर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? तुम्हें पता भी है कि हम यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमको ऊपर से ऑर्डर मिले हैं मिस्टर मिनामी की तरफ से। और वो उसकी तरफ को पंच पड़ाते हुए आगे आ रहा होता है। उतने में ही टोजो एक सिंगल हाथ से उसका पंच रोक देता है और उसका पूरा का पूरा हाथ मोड़ देता है। और वो बंदा सिर्फ चिल्ला रहा होता है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ। बाकी के सारे प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो इनका लीडर होता है स्कारफेस, ये बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे ओबे नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर हर एक सिंगल बोन को मैं तोड़ दूंगा और तुम्हें इतना सफ़र करवाऊंगा कि तुमने अपने इस जीवन में आज तक इतना सफ़र नहीं किया होगा। ये डेथ से भी बदतर होगा। सुन लो, इसके अंदर जितने भी कैदी हैं वो सारे के सारे तुम्हें मारेंगे। और ये तुम्हारी पनिशमेंट होगी कि तुमने मिस्टर मिनामी के साथ पंगा लेने का ट्राई किया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और वो हंसने लग जाता है। और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पे हंसने लग जाते हैं कि हमारे बॉस की बात मानो, हमारे बॉस सबसे बेस्ट हैं। हमें अब खून खराबा देखना है बॉस, इसे मारो। अपने मारने के बाद हमें भी बारी देना कि हम भी इसके मज़े ले सकें। अब ये बंदा टोजो से कहता है कि चलो, सबसे पहले अपने घुटनों पे बैठ जाओ और मेरे पैर के तलवों को चाटो। अगर तुमने अच्छे से ये चीज़ कर ली तो मे बी मैं तुम्हारे ऊपर उतना ज़्यादा रफ नहीं जाऊंगा, मैं इजीली तुमसे बात करूंगा। लेकिन ये बंदा पूरी ऐसे चौड़ में से बात कर ही रहा होता है टोजो से, तभी टोजो अपने हाथ से इसके हाथ को धक्का मारते हुए नीचे को फेंकता है और बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा कि हट जाओ, बहुत हो रहा है। स्कारफेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि टोजो ने इससे कैसे बदतमीजी करी। और वो सभी प्रिजनर्स को बोलता है कि जाओ पकड़ो और इसको दबोच डालो। और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मिस्टर मिनामी ने मुझसे यही कहा था कि मैं इसके साथ कुछ भी करूं, बुरे से बुरा। और सारे के सारे प्रिजनर्स टोजो को मारने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं और कहते हैं कि आज तो हम इसे मज़ा चखा देंगे। टोजो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये सारे के सारे कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ये वर्थलेस ट्रैश हैं, इनसे लड़के तो मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। और वो एकदम तगड़े तरीके से गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब मैं इनके अगेंस्ट और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकता हूँ। ये स्कम बैग्स, इनको मज़ा चखाना ही पड़ेगा। और वो पूरी पावर के साथ अपना ऑरा इकट्ठा करने लग जाता है। सारे के सारे प्रिजनर्स जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं तो टोजो किसी को भी दाएं बाएं नहीं देखता, किसी का हाथ पकड़ता है, किसी का पैर पकड़ता है और सिर्फ तोड़ना शुरू कर देता है। और तोड़ ही जा रहा होता है, तोड़ ही जा रहा होता है। और हमें सिर्फ सुनाई देती है उन लोगों की चीखें जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है कि मेरा हाथ तोड़ दिया, तो कोई बोल रहा होता है कि मेरा पैर तोड़ दिया। और टोजो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोगों के बस की सिर्फ इतनी ही थी? तुम में से कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पे मुझे बीट कर सकता है, या एटलीस्ट मेरा एंटरटेनमेंट तो कर दो। जो इनका लीडर होता है स्कारफेस, वो सभी के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम यूजलेस इडियट्स, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, तुम इस अकेले आदमी को नहीं हरा पा रहे हो। और वो आगे आते हुए बोलता है कि लगता है अब मुझे खुद से ही तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। टोजो से बोलता है कि बातें कम करो और मेरे ऊपर अटैक करो। और वो बंदा पूरे के पूरे गुस्से में उसकी तरफ को आगे बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, जैसे तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, ये लो, हिम्मत है तो मेरे अटैक को झेलो। टोजो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में आगे बढ़ रहा है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की इतनी स्पीड नहीं होती है, कहीं ये भी कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स है, इसके अंदर पावर ज़रूर है, लेकिन मुझे इसमें से कोई भी स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही है। ये सिर्फ अंधा अटैक कर रहा है मेरा ऊपर, जिसका कि कोई भी रिजल्ट नहीं होने वाला है। और टोजो बड़े प्यार से उसके अटैक से बच रहा होता है। और वो बंदा और ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर ये इसके अटैक्स को कैसे डॉज कर ले रहा है। फिर वो बंदा अपना एक बहुत क्रेजी अटैक यूज़ करता है, मतलब सारी की सारी पावर गैदर करता है। और इसने उसे नाम दिया होता है बुल हेड चार्ज। वो इतनी तेज़ी से दोनों पंच साथ में इसकी तरफ को आगे बढ़ाता है। और टोजो इसके अटैक को देखकर कह रहा होता है कि परफेक्ट टाइमिंग, मैं इसके इस अटैक को यूज़ करूंगा ताकि मैं अपनी सेकंड स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन की उस पावर को सॉलिडिफाई कर सकूं, उसका प्रॉपर इम्प्लीकेशन देख सकूं और प्रैक्टिकल में उसको यूज़ कर सकूं। और टोजो सिर्फ एक हाथ से इस बंदे को हवा में रोक देता है। और इस बंदे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इसके इस अटैक से टोजो कैसे बच गया। वो कहता है कि इम्पॉसिबल। टोजो दोबारा से उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ के अंदर की सारी हड्डियों को चूर चूर कर देता है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है कि मुझे जाने दो प्लीज़,
मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। उसके बाद टोजो इसके बाकी के आदमियों की तरफ को दोबारा आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम में से कोई भी है यहाँ पे जिसको दोबारा मेरे साथ फाइट करनी है। और टोजो इतने गुस्से में इनसे बोलता है, उतने ही पीछे से स्कारफेस अपने पास से चाकू निकालता है और बोलता है कि इस बास्टर्ड को क्या लगता है कि अभी से जीत गया। और वो पीछे से कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टोजो कहता है कि हाँ, तुम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं हो। और वो सेम अपना अटैक करता है, दो उंगलियों के बीच में उस चाकू को रोक लेता है। अब स्कारफेस को एकदम और ज़्यादा शौक हो जाता है, कहता है कि आखिर इसने बेयर हैंड्स से मेरे नाइफ अटैक को कैसे रोक लिया। वहीं टोजो इससे कहता है कि क्या यही था तुम्हारा हुक्म का इक्का, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई अटैक नहीं है मेरे ऊपर करने के लिए। बाकी के प्रिजनर्स जो वहाँ पे घायल पड़े होते हैं वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ये एक ह्यूमन नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है। अब स्कारफेस कहता है कि ये मिनामी ने किस आदमी को भेज दिया यहाँ, आखिर हम इससे कैसे फाइट करें। और टोजो कहता है कि क्या कोई और है यहाँ पे जो मुझसे फाइट करना चाहता है, जल्दी बताओ। और वो सभी लोग इसके आगे घुटनों पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम लोग गलत हैं, हमें नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और साथ ही साथ हमारे लीडर ने हमें फोर्स किया था कि हम तुमसे फाइट करें। और बंदे भी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मिनामी ने हमारे लीडर को पैसे दिए थे कि हम तुम्हें इस जेल में मार डालें, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी ये सब करने के अलावा। टोजो पूछता है कि आखिर मिनामी तुम्हें कितना पे कर रहा है। स्कारफेस बताता है कि उसने मुझे 2 मिलियन पे किए थे, साथ ही साथ मेरी सेंटेंस मतलब जो मुझे पनिशमेंट मिली है उसमें भी उसने रिड्यूसमेंट किया था। और टोजो स्कारफेस से कहता है कि क्या तुम अपना हाथ खोना पसंद करोगे या फिर वो पैसे पसंद करोगे। और उसके बाद टोजो उन सभी से बोलता है कि तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, आज से मैं इस जगह को चलाऊंगा और यहाँ पे मेरा राज होगा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। और सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है बॉस, आप जैसा मानेंगे हम वैसा करेंगे, आज से आप हमारे किंग हैं और आप इस प्रिजन के राजा हैं। टोजो कह रहा होता है कि इस प्रिजन का राजा, कितना वाहियात टाइटल है। और वो कह रहा होता है कि खैर ये सब छोड़ो, जहाँ तक मुझे लगता है जो हेड हैं इजिमा फैमिली के, वो ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर इस मैटर में आ ही जाएंगे। और 2 दिन तक खैर मुझे यहाँ परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। इजिमा फैमिली के हेड बेसिकली वही बूढ़े आदमी हैं जिनको कि टोजो ने बचाया था उस दिन मार्केट में, और आगे फ्यूचर में उनका ट्रीटमेंट भी टोजो के ही हाथों से होने वाला था। और उनकी फैमिली का नाम इजिमा फैमिली है। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो जो वार्डन होता है उसके पास में टोजो का फ़ोन पड़ा हुआ होता है और टोजो का फ़ोन अचानक से रिंग करता है। वो कहता है कि टोजो का फिर से फ़ोन बज रहा है, मैंने नहीं सोचा था कि इस बेवकूफ़ बच्चे को भी इतने कॉल आते होंगे। अब वो फ़ोन उठाती ही कहता है कि इस नंबर पे दोबारा कॉल मत करना, टोजो ने मिस्टर मेनामी से पंगा लिया है तो इसीलिए हमने उसको जेल में डाल दिया है। और वो फ़ोन काट ही रहा होता है, उतने में ही वहाँ से वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो फ़ोन के पीछे होता है और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बास्टर्ड ने टोजो को अरेस्ट कर लिया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो एकदम चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी हो जल्द से जल्द टोजो को रिलीज कर दो, उसे प्रिजन से छोड़ दो। वार्डन कहता है कि क्या उसे छोड़ दो, उसने मिस्टर मिनामी के साथ पंगा लिया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इतनी इजीली छुटकारा पा लेगा। और वो फ़ोन पर उनसे कहता है कि मेरा नाम है डाइगो ओमिनो और मैंने ही उसे लॉक किया है, तुम कुछ भी कर सकते हो तो कर लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मेरे ऊपर से मिनामी वालों का हाथ है। और इतना कहते हुए वो फ़ोन कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये जो बूढ़ा आदमी होता है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार बात है, आखिर उनकी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की। उसका ग्रैंडसन उसे शांत करवा रहा होता है कि ग्रैंडफादर प्लीज़ शांत हो जाइए। वो कहता है कि आखिर मैं कैसे शांत हो जाऊं, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि उन लोगों ने इतने एस्टीम्ड जेंटलमैन को लॉकअप के पीछे डाल दिया। और वो अपने जो भी मतलब इसका होता है आदमी, इससे बोलता है कि योसुके जाओ, जाकर अभी के अभी टोजो को प्रिजन से छुड़ाओ, और अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे सिर्फ नाम बता देना कि मुझे कुनियो इजिमा ने भेजा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रीजनल हेडक्वार्टर में है। मतलब बेसिकली अभी की वक्त की जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो इजिमा फैमिली वाले हैं, साथ ही साथ ये जो बूढ़ा आदमी है जिसका नाम कुनियो है, ये बहुत बड़ा आदमी है, मतलब ये मिनामी से भी ऊपर का आदमी है, और अभी अपने आदमी को भेज रहा है टोजो को छुड़वाने के लिए। तो आगे क्या मजा आने वाला है देखते हैं। योसुके बोलता है कि ओके बॉस, जैसा आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वार्डन बैठ के सिगरेट पी रहा होता है
और वो बैठा बैठा टोजो के बारे में कह रहा होता है कि वो एबेंडन ट्रैश जो कि टोजो फैमिली का है, उसे क्या लगता है वो हम लोगों से पंगा लेगा। हाँ, उसको तो अभी तक प्रिजन में बहुत मज़ा चखाया होगा मिनामी के आदमियों ने। और वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, उतने में अचानक से वहाँ पे एक दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है। ये बंदा कहता है कि आखिर ये कौन है जो कि अभी मुझे इंटरप्ट कर रहा है इस टाइम पे। और अचानक से दरवाज़ा टूटता है और हम देखते हैं कि यूसुके उस जगह पे आ जाता है। वो वार्डन उससे बोलता है कि आखिर तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने डायरेक्टर के ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ा, इसकी तुम्हें सीरियस सज़ा होगी। लेकिन उतने में यूसुके उसके मुंह पे एक बहुत तेज का झापट मारता है और उसको सीधा ज़मीन पे गिरा देता है। वो वार्डन बोलता है कि आखिर तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, अभी के अभी मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। और वो कुछ कर ही रहा होता है, उतने में यूसुके उसके सर पे अपनी बंदूक टांग देता है और बोलता है कि जरा ध्यान से मेरी आईडी को देखो और देखो कि आखिर तुम किससे पंगा लेने का ट्राई करते हो। और वो जैसे ही उसकी आईडी देखता है उसकी फट के हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि ओ सर, हम बैठ के बात करते हैं, प्लीज़ अब अपनी गन नीचे कर लीजिए। और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रीजनल हेडक्वार्टर से यहाँ पे कौन बंदा आया है। यूसुके उससे बोलता है कि फालतू की बकवास छोड़ो और चुपचाप काम के बात पे आओ। तुमने यहाँ पे मिस्टर टोजो नाम के एक बंदे को लॉक कर रखा है, उसको जल्द से जल्द रिलीज कर दो। ये बंदा कह रहा होता है कि अपने मन ही मन में कि आखिर ये टोजो को बचाने यहाँ पे आया है, उस ब्रैड को बचाने। और ये बंदा कहता है कि आपका मतलब ये है कि आप राय की टोजो की बात कर रहे हैं, एक इंसिडेंट की वजह से हमने उसे जेल में डाल रखा है और हम उसे ऐसे रिलीज नहीं कर सकते हैं। यूसुके बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, मुझे उसके पास ले जाओ। और उस बंदे की एकदम फटके हाथ में आ जाती है और कहता है कि ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं, आइए मैं आपको ले जाता हूँ। और ये अपने मन ही मन में सोच रहा होता है वार्डन, मैं ये आशा करता हूँ कि वो अभी तक उस प्रिजन में जिंदा हो, मिनामी के आदमियों ने उसे मारा ना हो। और वो बंदा उसे सेल नंबर 137 की ओर को ले जा रहा होता है। अब हम देखते हैं उसे प्रिजन का सीन, जहाँ पे वो पुलिस वाला अपने आदमियों के साथ आया होता है और कहता है कि चलो देखते हैं आखिर उस ब्रैड को क्या हुआ है। उसके ऑफिसर भी बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए सर, स्कारफेस ने तो अभी तक उसका हाल बेहाल कर दिया होगा, मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि वो अभी तक जिंदा होगा या नहीं होगा। वो पुलिस वाला बोलता है कि अभी से इतना ज़्यादा उत्सुक मत हो, मिस्टर मिनामी से अभी हमें रिवॉर्ड मिलना बाकी है। और फिर वो लोग प्रिजन की तरफ को जाने लग जाते हैं। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि टोजो एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और बाकी के सारे प्रिजनर्स स्कारफेस के साथ साथ उसकी यहाँ पे सेवा कर रहे होते हैं। कोई उसके हाथ पैर दबा रहा होता है, कोई कुछ। और सभी लोग एकदम इसके नौकर बन के बैठे होते हैं, जो देखकर पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता कि टोजो बैठा हुआ है और स्कारफेस उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अब टोजो पुलिस वाले से बोलता है कि मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, अगर तुमने मुझे अभी भी रिलीज कर दिया तो मैं अभी भी तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकता हूँ। तभी वो पुलिस वाला बोलता है कि चुपचाप से अपना मुंह बंद रखो, तुमसे किसी ने भी यहाँ पे ज़्यादा बकवास करने के लिए नहीं कहा है। तुम्हें क्या लगता है तुमने जेल में यहाँ कुछ लोगों से फाइट कर दी तो तुम हमसे बकवास करोगे? चुपचाप से अपना मुंह बंद रखो और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज की तुम्हारी सारी की सारी मील कट ऑफ कर दी जाएगी। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम और कितने दिन जिंदा रहते हो। और दूसरा पुलिस वाला भी कहता है कि हाँ सर, इसको परेशान करने के लिए हम सारे बंदोबस्त करेंगे। तो जो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा शेम है, मैंने इनको लास्ट चांस दिया था इन्हें माफ़ करने के लिए, लेकिन ये लोग उसे भी खो बैठे हैं। वो पुलिस वाला बोलता है कि क्या माफ़ करना, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम सच में एक नंबर के नॉनसेंस हो। अभी तुम्हारे अंदर जितनी भी अकड़ है उसको संभाल के रख लो, क्योंकि मैं तुम्हें घुटनों पे बिठवा के तुमसे माफ़ी मांगने वाला हूँ। और वो ये सारी बातें टोजो से कह ही रहा होता है, उतने में अचानक से पीछे से वार्डन आ जाता है और वो उस पुलिस वाले के सर पे मारते हुए बोलता है, आखिर तुम ही क्या कर रहे हो? वो पुलिस वाला कहता है कि कौन है यहाँ पे, और वो पीछे मुड़ते ही वार्डन को देखता है। वार्डन उससे बोलता है कि आखिर किसकी अथॉरिटी पे तुमने ये सारी हरकत करी और तुम यहाँ पे आके बदतमीजी कर रहे हो? वो पुलिस वाला बोलता है कि डायरेक्टर, आखिर आपको अभी अभी क्या हो गया? तभी वो जो वार्डन होता है वो टोजो से बोलता है कि मिस्टर टोजो, आपको यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। और वार्डन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अच्छा है कि ये यहाँ पे जिंदा है, अगर इसको कुछ हो गया होता तो मेरे लिए चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती। और हम देखते हैं कि यूसुके टोजो से कहता है कि टोजो, मेरे साथ चलो, इजिमा फैमिली के हेड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और टोजो उससे कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपना प्रॉमिस ध्यान में रखा, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं आ सकता हूँ।
वो बोलता है कि लेकिन क्यों, अब क्या बचा है। टोजो कहता है कि मैंने इस पुलिस वाले को वार्न किया था कि इसके पास लास्ट ऑप्शन है बचने का, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ के आ जाऊं? और टोजो उससे बोलता है कि तुम मुझे घुटनों पे बैठाने वाले थे ना पुलिस वाले, चलो अब तुम्हारी बारी है। अपने घुटनों पे बैठो और मुझसे माफ़ी मांगो। और हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले की फटके एकदम चार हो चुकी होती हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। एंड बस यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। स्टोरी में आगे क्या होने वाला है इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, और अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना।